भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। पर सवाल ये है कि ये बना कैसे? आज हम उसी ऐतिहासिक सफर को समझेंगे जो आज़ादी की लड़ाई से शुरू हुआ और एक संप्रभु राष्ट्र के जन्म पर जाकर खत्म हुआ। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। आजादी से संविधान तक का सफर आखिर था कैसा? देखिए, ये सिर्फ कानून लिखने की कहानी नहीं है, ये असल में एक नए राष्ट्र को गढ़ने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें अनगिनत चुनौतियां थीं, तीखी बहसें थीं और बहुत मुश्किल समझौते भी शामिल थे। तो चलिए, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावों के एक दौर से। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश हुकूमत के साथ सत्ता के हस्तांतरण को लेकर पहली और अक्सर बहुत ही मुश्किल बातचीत हो रही थी। जरा सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। ब्रिटिश हुकूमत का सूरज डूब रहा था और एक नए भारत का भविष्य तय होना था। उस वक्त अलग अलग गुटों, अलग अलग नेताओं के बीच किसी एक बात पर आम राय बनाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। इस सफर में कई अहम पड़ाव आए, जैसे 1942 का क्रिप्स मिशन, फिर 1945 की वेवल योजना और उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन, जो एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये सब आप कह सकते हैं स्वशासन का कोई फॉर्मूला खोजने की ब्रिटिश कोशिशें थीं, लेकिन हर बार बात कहीं ना कहीं अटक जाती थी। और पता है, इन प्रस्तावों को अगर हम देखें तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि सोच कैसे बदल रही थी। क्रिप्स मिशन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा किया, मतलब आज़ादी तो मिलेगी पर ब्रिटिश ताज के तहत। जाहिर है, इसे भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया। वहीं कुछ साल बाद कैबिनेट मिशन ने एक ज्यादा जटिल संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जो ये साफ संकेत दे रहा था कि अब सत्ता का एक बड़ा हस्तांतरण होने वाला है। तो अहम बात यह है कि कैबिनेट मिशन की योजना भले ही पूरी तरह कामयाब न हुई हो, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने एक अंतरिम सरकार के गठन की नींव रखी, जिसमें भारतीय नेता शामिल थे। ये आप कह सकते हैं पहली बार था जब भारतीयों के हाथ में शासन की असली बागडोर आने लगी थी। सत्ता चलाने की एक तरह की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो इन शुरुआती कोशिशों के बाद अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां आज़ादी की योजना ने आखिरकार एक ठोस शक्ल लेना शुरू कर दिया। और फिर आया वो प्लान जिसने सारे राजनीतिक गतिरोध को तोड़ दिया। वो था माउंटबैटन प्लान। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश भारत का बंटवारा करना और भारत व पाकिस्तान नाम के दो नए देशों को जल्द से जल्द सत्ता सौंप देना। और देखिए, ये सिर्फ एक कागजी प्रस्ताव नहीं था, ये तो असल में एक पूरे साम्राज्य के खत्म होने का ब्लूप्रिंट बन गया, जिसने अगले सबसे बड़े कानूनी कदम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का रास्ता तैयार किया। ये वो फाइनल कानूनी मुहर थी जिसने भारत को आज़ादी दी। ब्रिटिश संसद से पास हुए इस एक्ट ने सदियों पुराने ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस एक्ट के 3 सबसे बड़े नतीजे क्या निकले? पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। दूसरा, भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए। और तीसरा, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना अपना संविधान बनाने की पूरी शक्ति, पूरा अधिकार मिल गया। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब असली चुनौती सामने खड़ी थी, एक पूरे देश के लिए कानून का ढांचा तैयार करना। और यहीं से शुरू होती है संविधान सभा की कहानी। सत्ता हाथ में आते ही संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु हो गई, यानी अब उस पर किसी भी बाहरी ताकत का, अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मिशन था, एक नए भारत के लिए ऐसी नियम पुस्तिका लिखना जो हर नागरिक की उम्मीदों पर खरी उतरे। ये कोई आम सभा नहीं थी, इसके काम बहुत बड़े थे। इसका मुख्य काम तो संविधान बनाना था ही, पर साथ ही ये उस वक्त देश की पहली संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। और सबसे खास बात क्या थी? इसका विविध स्वरूप, जिसमें देश के हर कोने, हर धर्म और हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। और यहीं पर हमें हमारे संविधान की आत्मा की, उसकी रूह की पहली झलक मिलती है। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उसने उन सिद्धांतों को सामने रखा जिन पर नए भारत की इमारत खड़ी होनी थी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही वो आदर्श थे जो संविधान की मार्गदर्शक रोशनी बने।
अब खुद सोचिए, इतना बड़ा, इतना जटिल काम कोई एक अकेला समूह तो कर नहीं सकता था, है ना? इसीलिए काम को आसान बनाने के लिए संविधान सभा ने अलग-अलग मुद्दों के लिए कई समितियां बनाई, जैसे मौलिक अधिकारों पर कमेटी, संघ की शक्तियों पर कमेटी और भी बहुत कुछ। और इन सभी कमेटियों में से एक थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस कमेटी ने सभी सिफारिशों को एक साथ पिरोकर संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक काम था जिसने आगे की पूरी बहस की नींव रखी। तो अब हम आ गए हैं इस सफर के बिल्कुल आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, जहां संविधान को अंतिम रूप दिया गया और उसे अपनाया गया। और ये जो प्रक्रिया थी ना, वो बहुत ही पारदर्शी और गहरी थी। सोचिए, पहले ड्राफ्ट को आम लोगों के सुझावों के लिए पब्लिश किया गया, फिर सभा में महीनों तक उस पर बहस चली, हजारों संशोधन पेश हुए और आखिर में 3 बार पूरे संविधान को पढ़ने के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना वक्त लगा इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था, जो एक नए राष्ट्र की उम्मीदों का, उसके सपनों का प्रतीक था। और फिर आई वो तारीख जिसका इंतजार पूरे देश को था, 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। इस एक दिन के साथ आज़ादी से शुरू हुआ वो लंबा सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा। भारत अब सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं था, बल्कि एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य था, जिसका शासन जनता द्वारा, जनता के लिए था। तो आज इतने सालों बाद जब हम इस पूरे सफर को याद करते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है। 70 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन आदर्शों और मूल्यों की कल्पना की थी, उनकी मूल भावना आज कितनी जीवित है? इस पर सोचना मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है।